हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे आयुर्वेद चैनल पे। अब है इंद्रायण के चैप्टर नंबर 10 तक जो है हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स में। आज हम चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 11 में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि इस बुक में अलग से लिखा हो। इसको आप मेनली बिलाल से ही पढ़ेंगे क्योंकि इसमें सारे जो है टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। वो सारा जो है बिलाल में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इसलिए आप ज़्यादातर उसी को ही पढ़िएगा। इसमें थोड़ी बहुत जो है एक दो लाइन्स जो है एक्स्ट्रा हैं, वो आप टिक लगा लीजिए। तो चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएट स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड रोबस्टनेस। की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट में देखेंगे हाइपोथेसिस, नल और अल्टरनेटिव क्या होते हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर के बारे में, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, पी वैल्यू एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट, पावर एंड मेडिकल सिग्निफिकेंस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, काई स्क्वायर टेस्ट, मैकनेमास टेस्ट, स्टूडेंट्स टी टेस्ट, एनोवा, रिपीटेड मेजर्स, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, कॉन्फिडेंस इंटरवल, रोबस्टनेस ऑफ रिजल्ट, सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। तो की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट से आपको पता चल गया होगा कि ये सारी चीज़ें हम लोग बिलाल में पहले ही बहुत अच्छे से पढ़कर आ चुके हैं और वहाँ पर बहुत अच्छे से दिया गया है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत सफिशिएंट है और आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी वो बिलाल की बुक से ही आप इस चीज़ को पढ़िएगा। इसमें देखिए आप पेज नंबर 235 पे जो टेबल दे रखी है एरर्स इन जजमेंट, स्टैटिस्टिकल सेटिंग वाली जो टेबल है जिसमें नल हाइपोथेसिस, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर के बारे में दे रखा है। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर बिलाल में बहुत अच्छे से दिया गया है। इस टेबल के ऊपर ही आप बिलाल लिख लीजिए, इसको आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। वहाँ पर अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या होता है। फिर इसके बाद आप नीचे आ जाइए, देखिए इसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखा है। इसी में नीचे से जो फोर्थ लाइन है वो देखिए, प्लॉसिबल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इन दिस केस वुड बी दैट द ड्रग इज बेटर देन प्लेसिबो, दिस इज कॉल्ड वन साइडेड अल्टरनेटिव। अब देखिए यहाँ पे वन साइडेड अल्टरनेटिव और टू साइडेड अल्टरनेटिव के बारे में बताया गया है। वन साइडेड में क्या है, जब आपकी कोई ड्रग प्लेसिबो से बेटर होती है तो वो एक साइड में झुकाव हो गया आपका, तो इसका मतलब है वन साइडेड अल्टरनेटिव एंड लीड टू वन टेल टेस्ट। यहाँ पर क्या होगा, हमारा वन टेल टेस्ट होगा। When both possibilities better or worse are admitted, it would be two-sided alternative and lead to two-tailed test. अब जब आपकी ड्रग या तो बेटर हो सकती है या फिर प्लेसिबो से वर्स हो सकती है, मतलब ख़राब हो सकती है, तो वो होगी हमारी दो पॉसिबिलिटी निकल कर आ जाएंगी आपकी रिसर्च में, या तो बेटर होगी या फिर वर्स होगी। तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा टू साइडेड अल्टरनेटिव हम उसको कहेंगे, और उसको और जो उसके लिए टेस्ट लगता है वो लगता है हमारा टू टेल टेस्ट। तो ये वाला भी हमने बिलाल में पढ़ा था, इसको एक बार आप वहाँ पे देख लीजिएगा। अब आ जाइए पेज नंबर 236 पे। जो ऊपर पैराग्राफ लिखा है उसी में देखिए सेकंड लास्ट लाइन, इन एनी केस इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू जज इक्विवेलेंस ऑफ टू रेजिमेन, दैट इज द कंट्रोल टू इज एन एक्टिव रेजिमेन, देन द टू साइडेड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वुड बी कंसिडर। अब देखिए जब आपको इक्विवेलेंस देखना है, बेटर और वर्स तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन जब आपको इक्विवेलेंस देखना है कि आपकी जो ड्रग है वो प्लेसिबो के इक्विवेलेंट काम कर रही है, तो वहाँ पर भी आप टू साइडेड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वर्ड यूज़ करेंगे, या फिर टू साइडेड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वहाँ पे कंसिडर होगा। मतलब बेटर और वर्स देखने के लिए और एक इक्वलेंस देखने के लिए भी आप टू साइडेड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद देखिए स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस में पी वैल्यू लिखा है, उसकी फर्स्ट लाइन देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज कॉल्ड पी वैल्यू। बस इतना आप इसको याद रखिएगा। फिर नीचे टेबल देखिए जो बॉक्स बना हुआ है उसमें पी वैल्यू लिखा है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग कैलकुलेशन दैट अ डिफरेंस इज प्रेजेंट व्हेन एक्चुअली देयर इज नन। तो आप इसको ऐसे के ऐसे याद कर लीजिए, ये एक प्रोबेबिलिटी है रॉन्ग कंक्लूजन की कि आपका जो है डिफरेंस प्रेजेंट है, जबकि आपका कोई डिफरेंस प्रेजेंट मतलब डिफरेंस है ही नहीं। मान लीजिए आपने दो ड्रग ले रखी हैं, दो ड्रग के बीच में आपका जो है डिफरेंस प्रेजेंस है, ऐसी प्रोबेबिलिटी आपकी मानी गई है, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर अल्फा लेवल देखिए, दिस इज अ थ्रेशोल्ड फिक्स्ड इन एडवांस बाय द रिसर्चर फॉर टॉलरेटिंग द मैक्सिमम पी वैल्यू। अल्फा लेवल जो है एक रिसर्चर के द्वारा बनाया गया एक थ्रेशोल्ड है, मतलब एक लिमिट है, रिसर्च के पहले से ही उसने एक लिमिट सेट कर दी है ताकि वो एक मैक्सिमम पी वैल्यू को टॉलरेट कर सके। अल्फा लेवल ऑल्सो कॉल्ड अ सिग्निफिकेंस लेवल इज जनरली फिक्स्ड एट 0.05। तो अल्फा लेवल ही हमारा क्या होता है, सिग्निफिकेंस लेवल होता है। फिर इसमें आ जाइए आप, ये सारा आपका बिलाल में दिया हुआ है, वहीं पर आप इसको पढ़िएगा, इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से कुछ भी पढ़ने की, क्योंकि सारी चीज़ें वहीं आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसमें आप आ जाइए पेज नंबर 241 पे, सबसे नीचे देखिए टेस्ट फॉर क्वालिटेटिव डाटा, बेसिक क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इन केस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा इज काई स्क्वायर टेस्ट। ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं।
इसी में नेक्स्ट पेज पे देखिए 242 पे काई स्क्वायर हेल्प टू फाइंड पी वैल्यू इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन सच एज गुडनेस ऑफ इट, एसोसिएशन इन कंटीजेंसी टेबल एंड ट्रेंड इन प्रोपोर्शन। ये बिलाल में बहुत अच्छे से दे रखा है, पॉइंट वाइज दिया हुआ है, एक एक पॉइंट को अलग से समझाया गया है। तो इसके ऊपर भी आप बिलाल लिख लीजिए, इसको वहीं से पढ़ना है, यहाँ से नहीं पढ़ना है। इसी में सेकंड पैराग्राफ देखिए काई स्क्वायर इज एसोसिएटेड विद अ वियर्ड कॉन्सेप्ट कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ पर हमारा काई स्क्वायर में यूज़ होता है। फिर इसने गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के बारे में बता रखा है, वो हम लोग बिलाल में पढ़ चुके हैं, वहीं पे पढ़िएगा इसको। फिर आ जाइए यहाँ पर आप पेज नंबर 243 में फर्स्ट पैराग्राफ में जो लास्ट लाइन है, टेस्ट टू डिटेक्ट सच अ मेडिकली रिलीवेंट डिफरेंस इन प्रोपोर्शन इज ईजी टू डू विद द हेल्प ऑफ जेड टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन इंस्टेड ऑफ काई स्क्वायर प्रोवाइडेड दैट द सैंपल्स आर लार्ज। जब आपको प्रोपोर्शन में डिफरेंस देखना है तो आप जेड टेस्ट यूज़ करेंगे, इसका मतलब सिर्फ यही है। फिर आप आ जाइए यहाँ पर पेज नंबर 244 में जो बॉक्स दिया हुआ है, ये बॉक्स भी हम पहले पढ़ चुके हैं बिलाल में, थोड़ा सा जो अलग है वो यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले देखिए फॉर क्वालिटेटिव और कैटेगरिकल डाटा, यानी स्मॉल नंबर ऑफ कैटेगरीज जहाँ पर हैं, व्हेन नॉट मोर देन 1/5 ऑफ द कैटेगरी कंटेन लेस देन 5 सब्जेक्ट एंड नन हैज़ 0 और 1 सब्जेक्ट यूज़ काई स्क्वायर टू टेस्ट। काई स्क्वायर हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब आपकी कैटेगरीज हैं उसमें 5 जो है आपके जो है 5 सब्जेक्ट से कम नहीं होने चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए वहाँ पे। फिर गुडनेस ऑफ फिट देखने के लिए, एसोसिएशन देखने के लिए और ट्रेंड इन प्रोपोर्शन देखने के लिए। एक यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है जो फोर्थ जो बुलेट है वहाँ पे, होमोजेनिटी ऑफ एसोसिएशन इन डिफरेंट स्ट्राटा, इसको बोलते हैं मेंटल हेंसल। तो ये जो हमने ग्लॉसरी में भी पढ़ा था, जब ग्लॉसरी वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें अभय इंद्रायण की ग्लॉसरी वाला, मेंटल हेंसल जो था उसमें आप सिर्फ इतना याद रखिए, जब आप एसोसिएशन में होमोजेनिटी देखेंगे, डिफरेंट स्ट्राटा मतलब आपने डिफरेंट स्ट्राटा ले रखे, अलग अलग आपने अपने जो है सैंपल ले रखे हैं, उन सैंपल में जो एसोसिएशन की होमोजेनिटी देखने के लिए कि मतलब एसोसिएशन जो है वो सब में बराबर आ रहा है, तो वहाँ पर हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो होता है मेंटल हेंसल। इसके बाद देखिए फॉर क्वांटिटेटिव डाटा जो सेकंड लिखा है, इसमें आप सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले से। यूज़ 1 सैम्पल टी टेस्ट टू कंपेयर सैम्पल मीन, यूज़ पेयर टी टेस्ट फॉर पेयर डाटा, फॉर मोर देन 2 ग्रुप और व्हेन द इफेक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर इज टू बी असेस्ड, यूज़ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अ स्पेशल एनोवा मेथड इज नीडेड व्हेन द सेम सब्जेक्ट आर रिपीटेडली मेजर्ड ओवर अ पीरियड। तो ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं बिलाल में से। सिर्फ यहाँ पे जो अलग से था वो था मेंटल हेंसल, जो वहाँ पे नहीं है बिलाल में, इसको आप अलग से बॉक्स बना के मार्क कर लीजिए और इसके ऊपर ग्लॉसरी लिख लीजिए क्योंकि ये पीछे ग्लॉसरी में अच्छे से दिया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए पेज नंबर 245, इसमें जो आपका सेकंड पैराग्राफ है उसी में देखिए नीचे से थर्ड लाइन, फॉर मीन्स इन 1 और 2 ग्रुप द स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर चॉइस इन मोस्ट क्वांटिटेटिव सिचुएशन इज स्टूडेंट टी टेस्ट एंड फॉर 3 और मोर ग्रुप एफ टेस्ट इज यूज्ड। तो यहाँ पर टी टेस्ट और जो एफ टेस्ट है वो कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे वो बताया गया है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट टी टेस्ट जहाँ पर आया है, इसमें सेकंड पैराग्राफ में देखिए लास्ट में सैम्पल वैल्यूज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये हम बिलाल में भी देख चुके हैं। फिर इसमें जो थर्ड पैराग्राफ है वो है सैम्पल मीन फॉलोज अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हम पहले देख चुके हैं। इसके बाद आ जाइए आप पेज नंबर 247 पे। 247 में अनोवा प्रोसीजर या एफ टेस्ट बारे में लिखा हुआ है। इसी में सेकंड पैराग्राफ देखिए, मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन फॉर अनोवा इज इन टेस्टिंग इक्वालिटी ऑफ मीन्स ऑफ ए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इन 3 और मोर ग्रुप्स कॉल्ड वन वे अनोवा। तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको टिक लगा लीजिए। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 248 पे, जो अलग है वो इसमें दिखा हुआ है। देखिए जो पैराग्राफ है बॉक्स के नीचे, उसी में सेकंड लाइन देखिए लास्ट में, मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर्स सच एज टकीज, बॉनफेरोनी एंड स्कीफीज इज यूज्ड फॉर पेयर वाइज कंपैरिजन, टकी इज प्रेफर्ड फॉर कंपेयरिंग ईच ग्रुप विद कंट्रोल, डनेट प्रोसीजर इज यूज्ड। तो आप इसके जो है नाम याद रखिएगा, ये बिलाल में नहीं है, टकी, बॉनफेरोनी, स्कीफीज। अगर आपको पेयर वाइज कंपैरिजन करना है, पेयर वाइज कंपैरिजन मतलब कोई सब्जेक्ट है उनका पेयर बना के अगर आपको कंपैरिजन करना है तो जो है हमारा टकी मेथड जो है आप प्रेफर करेंगे। और अगर कंपेयर करना है कंट्रोल के साथ आपके किसी ग्रुप को तो डनेट प्रोसीजर आपका यहाँ पे यूज़ होगा। तो बस आप इनके नाम याद रखिएगा। फिर इसके बाद आ जाइए आप पेज नंबर 249 पे, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस जो ऊपर लिखा है, प्राइमरी यूज ऑफ एनोवा इज इन टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस अमंग ग्रुप मीन्स इन सम सिचुएशन इन एडिशन और टू ग्रुप देयर इज क्वांटिटेटिव वेरिएबल हुज इफेक्ट ऑल्सो नीड टू बी एडजस्टेड, दिस रिक्वायर्स एनकोवा। कई बार क्या होता है आपके ग्रुप के एडिशन में एक अलग से वेरिएबल होता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, जिसका इफेक्ट को हम स्टडी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एनकोवा टेस्ट। फिर इसमें देखिए नॉन पैरामेट्रिक मेथड लिखा हुआ है। नॉन पैरामेट्रिक मेथड में सब कुछ वही है जो बिलाल में लिखा हुआ है। इसमें जो नीचे जो पैराग्राफ है
जो फिगर 11.1 है उसके नीचे जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए, उसको मार्क कर लीजिएगा। Most popular non-parametric method is Mann-Whitney test, also known as Wilcoxon test. This is non-parametric equivalent of student t-test. The other is Kruskal-Wallis test corresponding to F-test for one-way ANOVA, and Friedman test is used for two-way ANOVA with one observation per cell. इसमें आप नीचे देखिए, मैंने पेन से लिखा हुआ है, आप भी लिख सकते हैं। मैन-विटनी जो विल्कॉक्सन है इक्वल्स टू स्टूडेंट टी टेस्ट। मतलब एक तरफ हो गया हमारा क्वांटिटेटिव और एक तरफ हो गया हमारा क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में ऐसे टेस्ट हैं जो एक दूसरे के इक्वलेंट हैं। अगर आपको क्वालिटेटिव डाटा दिया गया है तो आप जो है क्वालिटेटिव वाला जो यूज़ करेंगे, और अगर आपको क्वांटिटेटिव डाटा दिया गया है तो आप उसी के साथ मतलब उसको ना यूज़ करते हुए, क्वालिटेटिव को ना यूज़ करते हुए उसी के जैसा जो है क्वांटिटेटिव टेस्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू लगा रखा है। क्वेश्चन भी आ जाता है इनके ऊपर है कि आपको एक क्वालिटेटिव डाटा दिया गया है और ऐसे ऐसे करके पूरा डाटा है, तो आप कौन सा टेस्ट उसमें लगाएंगे। और अगर ऊपर आपको क्वेश्चन के ऊपर ही दिया गया है कि क्वांटिटेटिव डाटा है या फिर कोई भी क्वालिटी नहीं दी गई है, मान लीजिए कोई स्ट्रेस लेवल दिया गया है कि इन स्टूडेंट्स में स्ट्रेस लेवल इतना था, तो स्ट्रेस जो है हमारी क्वालिटी है, तो आपको पहले ही उसको अलग कर लेना है कि क्वालिटेटिव डाटा के बारे में आगे जो है हम इसको मतलब क्वालिटेटिव डाटा को लेकर चलेंगे इस क्वेश्चन में। अगर वहाँ पे स्ट्रेस ना दे के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है या फिर कोई भी क्वांटिटी दी गई है, तो पहले ही आप उसको अलग कर लेंगे कि ये जो है हमारा यहाँ पर पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में पूछा गया है। तो इसलिए मैन-विटनी जो है वो स्टूडेंट टी टेस्ट के इक्वल है, क्रुस्कल-वालिस टेस्ट है वो एफ टेस्ट फॉर वन वे एनोवा के इक्वल है, और फ्रीडमैन टेस्ट जो है वो हमारा टू वे एनोवा के इक्वल माना जाता है। इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 250। इसमें लिखा है इंपॉर्टेंस, जो बॉक्स है इंपॉर्टेंस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च ऑन ए रीजनेबली लार्ज ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। आप जो है अपना सब्जेक्ट को लार्ज मतलब अपना जो सैंपल है वो बड़ा सैंपल क्यों लेंगे, क्योंकि इससे पावर बढ़ जाती है आपकी स्टैटिस्टिकल टेस्ट की। रिलायबिलिटी, नो वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, लेस इफेक्ट ऑफ मिसिंग डाटा, डिस्ट्रीब्यूशन एडवांटेज और ईजी कंप्यूटेशन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर आप आ जाइए इसमें पेज नंबर 253 पे रोबस्टनेस ऑफ रिसर्च रिजल्ट यहाँ पे लिखा है। रोबस्टनेस इज एंड्योरेंस ऑफ रिजल्ट इन लेस देन आइडियल कंडीशन। मतलब आपका रिजल्ट जो है आइडियल कंडीशन में जो आ रहा है, अगर आपको आइडियल कंडीशन नहीं मिली है तब भी आपका रिजल्ट अगर उतना आता है तो उसको हम बोलते हैं रोबस्टनेस ऑफ रिजल्ट। इसमें देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, द रिजल्ट दैट चांस ऑफ कॉर्नरी डिसीज इज हायर इन पर्सन विद हायर LPA एंड चांस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज हायर इन वुमेन विद लेस ब्रेस्ट फीडिंग आर रोबस्ट। अब देखिए ब्रेस्ट कैंसर जो है ज़्यादातर जो होता है वो जो ब्रेस्ट फीडिंग कम कराती हैं फीमेल्स, उनमें ज़्यादा हायर चांसेस है। तो इसका मतलब ये आपको जो है आइडियल कंडीशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है रोबस्टनेस ऑफ रिजल्ट देखा जाता है कि आइडियल कंडीशन भी आपको नहीं मिल पा रही है, फिर भी अगर आपका रिजल्ट वही आता है तो वो होता है हमारा रोबस्ट रिजल्ट। इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 254 पे एक्सटर्नल वैलिडेशन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं सारा वैलिडेशन जब हमने पढ़ा था, जैसे स्प्लिट सैंपल मेथड हमने पढ़ा था, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हमने पीछे पढ़ रखा है वो इससे ज़्यादा इजी है और इससे ज़्यादा समझने में आसान है, इसलिए इसको आप यहाँ पे मत पढ़िएगा। फिर इधर आ जाइए आप 255, जो अलग से जो चीज़ है वो है बूट स्ट्रैप रिसैम्पलिंग, जो इसी बुक में है और दूसरी बुक में नहीं है। बूट स्ट्रैप रिसैम्पलिंग है when the opportunity for studying another sample too does not exist, the result can be validated by using what is called bootstrap resampling. This involves taking several samples from the same group that was actually studied and check if the result still holds true. अब देखिए कई बार क्या होता है कि आपको दूसरा सैंपल मिला ही नहीं स्टडी करने के लिए, आपको सिर्फ एक ही सैंपल दिया गया है, उसी में आपको अपना रिजल्ट निकालना है, लेकिन आपके जो रिजल्ट है उसको और ज़्यादा मतलब वैलिड प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, आपका जो सैंपल है उसी में आप छोटे छोटे और सब सैंपल्स ले लेंगे और उन्हीं के ऊपर दोबारा अपना रिसर्च करते रहेंगे, ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट की जो वैलिडिटी है वो प्रूव हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको एक ही सैंपल दिया गया हो, दूसरा सैंपल आपके पास अवेलेबल ना हो, तो जो सैंपल आपको दिया गया है उसी में जब आप बार बार रीसैम्पलिंग करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स को सैंपल बना लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं बूट स्ट्रैप रीसैम्पलिंग। फिर इसमें आ जाइए हाउ टू एसेस रोबस्टनेस ऑफ अ रिज़ल्ट, इसको रहने दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाइए आप 256 पे
सेंसिटिविटी एनालिसिस में सबसे लास्ट जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें सबसे लास्ट लाइन, सेंसिटिविटी एनालिसिस इज प्राइमरली फॉर एपिस्टेमिक अनसर्टेनिटी वेयर एज अनसर्टेनिटी एनालिसिस इज मोस्टली फॉर एलिएटरी अनसर्टेनिटीज। तो ये हम चीज़ पहले पढ़ चुके हैं, एपिस्टेमिक और एलिएटरी वाला, ये आप वहीं पे देख लीजिएगा, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 257 पे भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो चीज़ बिलाल से जो इसमें अलग है वही मैंने यहाँ पे सिर्फ बताई है, वही मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है। बाकी आप जो है पूरा पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, कॉन्फिडेंस इंटरवल, सिग्निफिकेंस लेवल, ये सारी चीज़ें आप जो है अपनी बिलाल की बुक में से पढ़िएगा। यहाँ पर पढ़ेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, और यहाँ पे इतना क्लियरली दिया भी नहीं हुआ है, वहाँ पर पॉइंट वाइज दिया हुआ है, इसलिए इस चैप्टर के ऊपर आप लिख लीजिए कि इसको जो है आपको बिलाल से ही पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।